हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन नीड्स गुरु क्लासेस। डियर स्टूडेंट, क्लास 12 का हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टडी कर रहे थे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने IUPAC नेमिंग को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पूरा अच्छे से कंप्लीट करवाया। आज हम लोग जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या जो उनकी बॉन्डिंग होती है, उन बॉन्डिंग से रिलेटेड हमारे सिलेबस में 5 फंडामेंटल रूल्स हैं जिनको हमको 5 फंडामेंटल थ्योरीज पढ़नी है, जिसमें फर्स्ट थ्योरी होती है वर्नर्स थ्योरी, सेकंड होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, देन वैलेंस बॉन्डिंग थ्योरी और आता है लिगेंड फील्ड थ्योरी और एक लास्ट में आता है हमारा दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें से जो स्टार्टिंग के 3 हैं जस्ट मीन्स की वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट के जो 2 हैं ये कहीं ना कहीं थोड़ा छूट भी जाए तो भी चलता है, बट एक बात मैं आपको बता दूं कि जो वर्नर्स थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप समझ लीजिए कि हाईली इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन उन पे अटैक किया गया है वर्नर्स थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही आप हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक कैरेक्टर ये सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। वही बात जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की अगर करोगे तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में एक लाइन में बस इतना ही बताऊंगा कि 2020 जेई मेंस 6 शिफ्ट में पेपर होता है जिसमें हर शिफ्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 2 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का रहता है। तो इसके इंपॉर्टेंस का लेवल आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। और आजकल नीट में भी पूछा ही जाता है। एक और बात, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे ख्याल से पूरे 11th और 12th में एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और नीट के पेपर में 4 क्वेश्चन इसके आते हैं, केवल एक साल नहीं आया है, अदरवाइज हर साल आप इसका रिकॉर्ड चेक कीजिए तो 4 क्वेश्चन फिक्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, ठीक है। और वहीं पर जो मैंने लास्ट के 2 थ्योरी बोली, लिगेंड फील्ड थ्योरी एज वेल एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये लिटिल बिट थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, बट 2020 जेई मेंस में NiCO4 का स्ट्रक्चर पूछा गया जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड थी। तो न्यू पैटर्न के हिसाब से ऐसा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को भी करना है। हालांकि मैंने एक शॉर्ट रिव्यू रख दिया है कि आपको 5 बॉन्डिंग थ्योरी के बारे में पढ़ाई करनी है, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के साथ। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी या कई बार केवल इसको वर्नर थ्योरी भी कह सकते हैं आप लोग। क्या एक्सप्लेन करता है तो एक लाइन में बस लिख दे रहा हूं मैं, टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी एंड बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ठीक है। वर्नर की थ्योरी कहां यूज हुई थी, तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उनकी प्रॉपर्टी और उनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए वर्नर नाम के साइंटिस्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स दिए थे जिसको आपको वर्नर थ्योरी के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया था, तो सबसे पहला पॉइंट वर्नर के हिसाब से कि वर्नर प्रपोज्ड 2 type of valency, 2 types of valencies। वर्नर ने 2 टाइप की वैलेंसी प्रपोज की। फर्स्ट वन इज प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी, और इसी को कई बार आप लोग आयोनाइजेबल वैलेंसी के नाम से भी जानेंगे। एंड द अनदर वन इज सेकेंडरी वैलेंसी, या इसी को हम लोग नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी भी बोलेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी या नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। तो वैलेंस की वर्नर्स के हिसाब से कोई भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो 2 टाइप की वैलेंसी होल्ड करेगा, प्राइमरी या आयोनाइजेबल वैलेंसी और सेकेंडरी और नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। अब खास बात क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में, तो चलिए एक एक करके पूरा पॉइंट पढ़ा जाए। ये मान लीजिए पॉइंट नंबर 2 है कि डियर स्टूडेंट जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी is satisfied by anions,
प्राइमरी वैलेंसी क्या है? सेटिस्फाइड बाय एनायंस। इसमें और कुछ पॉइंट जान लीजिए कि जो प्राइमरी वैलेंसी है, पीवी शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं मैं, प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट्स दी ऑक्सीडेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीडेशन नंबर, सिंपल। और वही किसका ऑक्सीडेशन नंबर? प्राइमरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंटर मेटल एटम। सेंटर मेटल या सेंटर मेटल एटम भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो प्राइमरी वैलेंसी के थ्रू आप लोग किसी भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी सेंटर मेटल एटम को आप डिफाइन करेंगे। एक और चीज इंपॉर्टेंट कि जो मेरा मेटल एटम है ना, मेटल एटम में हैव different primary valency, different primary valencies, ठीक है, indifferent कंपाउंड्स। मतलब मान लीजिए मैंने आयरन का ही कंपाउंड लिया, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी किसको डिफाइन कर रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर को, ऑक्सीडेशन स्टेट को। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये पहले ही हमने वीडियोस में देख रखा है। अगर मैंने आपसे ऐसा बोल दिया कि निकिल NiCO4 है, तो आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, निकिल का कुछ और आएगा, और वो ऑक्सीडेशन नंबर ही क्या कहला रही है? प्राइमरी वैलेंसी। मैंने अगर आपसे बोल दिया NiCl4 निकालिए, तो ऑब्वियसली यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ और आएगा, यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ और आएगा। मेटल दोनों में सेम है, बात किसकी की जा रही है? निकिल की जा रही है, बट इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बार बार चेंज हो रहा है। दैट मीन्स कि प्राइमरी वैलेंसी भी बार बार चेंज हो रही है, ठीक है बच्चों। और इसी में एक और पॉइंट जान लीजिएगा कि जो प्राइमरी वैलेंसी रहेगी ये रिप्रेजेंट की जाएगी, रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइंस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट प्राइमरी वैलेंसी से रिगार्डिंग हमने सारे फैक्ट्स देख लिए कि प्राइमरी वैलेंसी एनायन से सेटिस्फाइड होगी, आयोनाइजेबल वैलेंसी कहलाएगी, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी सेंटर मेटल के, एज वेल एज कि अलग अलग कंपाउंड में सेंटर मेटल की प्राइमरी वैलेंसी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। एंड द लास्ट पॉइंट डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना इसको। तो ये बातें हमने प्राइमरी वैलेंसी से रिलेटेड सीखी कि भैया प्राइमरी वैलेंसी क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और वैलेंसी है हमारे पास, दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, मेटल में उसका क्या, सॉरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो डियर फ्रेंड अब आ जाइए सेकेंडरी वैलेंसी। हमारा ये मान लीजिए रूल नंबर 3 है वार्नर के हिसाब से। बहुत आसान से रूल है और काफी इंपॉर्टेंट है। मेडिकल के बच्चे जो नीट के स्टूडेंट हैं, आप डिटेल में इसको पढ़िए क्योंकि 2017-19 नीट के पेपर में ये आए हुए हैं, ठीक है। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है, 19 में शायद नहीं है, 17 में आया, 15 में आया, 13 में भी आया है, मैं कराऊंगा क्वेश्चन। जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये सेटिस्फाइड होती है, सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स। प्राइमरी वैलेंसी किसके थ्रू सेटिस्फाइड हुई थी? एनायंस के थ्रू। बट सेकेंडरी वैलेंसी किसके थ्रू सेटिस्फाइड होगी? लिगेंड्स के थ्रू। बिकॉज ये लिगेंड्स के थ्रू सेटिस्फाइड हो रही है, इसीलिए जो सेकेंडरी वैलेंसी रहेगी ये रिप्रेजेंट करेगी किसको? रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेशन नंबर। किसको रिप्रेजेंट करेगी? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंटर मेटल, ऑफ सेंटर मेटल या मेटल एटम भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट की? तो याद रखिएगा सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करती है कोऑर्डिनेशन नंबर को, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को, ठीक है। एक यहीं से एक और बात समझिएगा कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड साइज ऑफ सेंटर मेटल। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटर एटम या सेंटर मेटल एटम भी बोल सकते हो, ओके। और इनको आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय थिक लाइन, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया था, सेकेंडरी वैलेंसी को थिक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है।
अब बच्चों नोट करके यहाँ से आप कुछ और पॉइंट भी जानिएगा। चलिए नोट वाले पॉइंट को मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ। सेकेंडरी वैलेंसी से रिलेटेड बातें क्लियर है, लिगेंड से सेटिस्फाइड होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, सेंटर मेटल के, और मेटल के साइज एटम चार्जेस पे डिपेंड करेगा, थिक लाइन से रिप्रेजेंट करना है। as well as this valency is non-ionizable valency, this valency is also known as non-ionizable valency। वहीं आप प्राइमरी वैलेंसी को आयोनाइजेबल वैलेंसी का नाम देते थे। ये भी एक पॉइंट याद रखना। इन दोनों में मैं एक पॉइंट आपको रिलेट करवाता हूं, और वो पॉइंट ये है कि अगर आप बात कर रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की, तो नोट करके आप लोग कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है। जो प्राइमरी वैलेंसी होता है, एक मिनट, जो प्राइमरी वैलेंसी होता है, प्राइमरी वैलेंसी, ये याद रखिए इसका लिगेंड से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ये नॉन डायरेक्शनल होती है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल वैलेंसी भी कही जाती है। वहीं पर जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होगी, जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी उसे आप डायरेक्शनल वैलेंसी के नाम से भी जानेंगे। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए मेरा मेटल है, मैंने मेटल के एन लिगेंड है, समझिए बात को। तो यहां पर जो मेटल रहेगा और ये जो लिगेंड है उसके चारों ओर मान लीजिए, तो ये लिगेंड क्या करते हैं? अपने लोन पेयर को डोनेट करते हैं सेंटर मेटल को। तो एक डायरेक्शन है ना भाई, कि भैया जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड से मेटल की ओर जा रहा है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल से लिगेंड नहीं जा रहा है, लिगेंड से मेटल की ओर जा रहा है, मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन मेंशन है। इसलिए आप ये एरो को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और लिगेंड की बात आती है, लिगेंड की बात आने पर कौन आता है? सेकेंडरी वैलेंसी। इसीलिए सेकेंडरी वैलेंसी को क्या नाम देना? डायरेक्शनल वैलेंसी। और प्राइमरी वैलेंसी में कोई लिगेंड का रोल नहीं है, कौन कहां से कहां जा रहा है कोई लेना देना नहीं है। दैट्स व्हाई प्राइमरी वैलेंसी इज आल्सो नोन एज नॉन डायरेक्शनल वैलेंसी। दिस इज नोट नंबर 1। एक और इंपॉर्टेंट नोट बच्चों आप याद रखिएगा कि जो स्ट्रक्चर बनता है ना किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, जो उसकी ज्योमेट्री आती है कि भैया ये sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा, कि स्क्वायर प्लेनर होगा, कि ऑक्टाहेड्रल होगा, ये जो भी उसका हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, जो भी उसकी ज्योमेट्री आ रही है, वो डिपेंड करती है किस पे? लिगेंड्स पे, कि लिगेंड का नेचर क्या है, लिगेंड का टाइप क्या है, सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। ये सारी बातें ना आपको आइसोमेरिज्म में बहुत अच्छे से डिटेल से समझ में आएगी, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर है, जो ज्योमेट्री है, वो डिपेंड करता है लिगेंड्स पे, और लिगेंड को कौन रिलेट कर रहा है? सेकेंडरी वैलेंसी। इसका मतलब आप एक बात समझ पाए कि जो प्राइमरी वैलेंसी है, जो प्राइमरी, या ऐसा लिखना चाहिए मुझे कि जियोमेट्री, एक ही लाइन में लिख दे रहा हूं, जियोमेट्री एंड स्टीरियो आइसोमर्स, एक ही बात है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल तो आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर ही लोगे। तो ज्योमेट्रिकल या ज्योमेट्री एंड स्टीरियो आइसोमर is decided by, ज्योमेट्री किससे डिसाइड होता है? लिगेंड से। और लिगेंड को कौन रिलेट कर रहा है? सेकेंडरी वैलेंसी। दैट मींस कि ज्योमेट्री एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज डिसाइडेड बाय सेकेंडरी वैलेंसीज ओनली, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी का ज्योमेट्री में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसीलिए प्राइमरी वैलेंसी को आप लोग नॉन ज्योमेट्रिकल वैलेंसी के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये पूरी बातें हुई प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बीच में। एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि भैया वार्नर ने 2 टाइप की वैलेंसी दी थी, एक प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। किसकी होती है ये दोनों वैलेंसी? तो मेटल्स की होती है, सेंटर मेटल की। कौन डायरेक्शनल था? सेकेंडरी वैलेंसी। कौन जियोमेट्रिकल था? सेकेंडरी वैलेंसी। कौन आयोनाइजेबल था? प्राइमरी वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन नंबर कहां से आ रहा था? सेकेंडरी वैलेंसी से। ऑक्सीडेशन स्टेट कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? प्राइमरी वैलेंसी। तो ये सारी बातें आई होप सो आपको ठीक से समझ में आ गई होंगी। प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को थिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों ये जो वैलेंसीज हमने पढ़ा और उनका जो शॉर्ट रिवीजन किया, अब इनके एप्लीकेशंस क्या है उन क्वेश्चनों के थ्रू हम लोग चेक करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं जैसे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पर COCl3 × 6NH3 डाला। ये मेरा क्या है? एक कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पर मैं उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होने वाला है? ओके, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा?
तो आप बेसिकली क्या करना, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यही दो हमारे चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि यही दो होंगी, होते तो कुछ भी हैं, पर मैंने पहले ही कोऑर्डिनेशन नंबर जब पढ़ाया था तभी आपको ये बात बताई है कि 4 और 6 का केस हमारे जो बुक है एनसीईआरटी उसमें ज्यादा मेंशन है और वही आता भी है। तो आपको इसको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या ऑक्टाहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर जनरेट करना है, तो एक काम कीजिए, Cl और NH3 में अमोनिया बेहतर लिगेंड है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो पूरा का पूरा इसके अंदर रह जाएगा। CONH3 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, और तीनों Cl कहां हो जाएंगे, बाहर। आपको क्या लाना है, आपको लाना है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, साथ ही में नंबर ऑफ आयंस भी, नंबर ऑफ आयंस भी लाने हैं बच्चों। अच्छा चलो आयंस बाद में कर लेंगे, फिलहाल के लिए हम लोग इसे कलर लेके चलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। प्राइमरी वैलेंसी कितनी आएगी, तो आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लाना पड़ेगा, ये -3, ऊपर क्या दिया +3, ये 0, मतलब प्राइमरी वैलेंसी +3, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। कलर क्या आता है, तो याद रखिए इसका कलर क्या आता है, येलो कलर का आता है। ओके, नेक्स्ट अगर मान लीजिए COCl3 इंटू 5 टाइम्स ऑफ अमोनिया है, COCl3 इंटू 5 टाइम्स ऑफ अमोनिया है, तो ये हो जाएगा CONH3 5 इंटू Cl, 6 हो गए। एक Cl यूज हुआ है, मतलब 2 Cl बाहर है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लाएंगे -2 से यहाँ पे +2 और ये -1 उधर जाके अभी भी क्या आएगा, +3, सेकेंडरी वैलेंसी अभी भी 6। कलर क्या आएगा, तो इसका कलर आप याद रखिए, इसका कलर याद रखिए, ये पर्पल है। कौन से कलर में आता है, पर्पल। और लेते हैं, मान लीजिए COCl3 4NH3 है, कितने हैं, 4NH3, इसकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएंगे, CONH3 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करना है, मतलब इस बार 2 Cl इंक्लूड हो गए, एक ही Cl बस बाहर रहेगा 3 में से। और ऑक्सीडेशन स्टेट -1 +1 -2 अगेन +3, कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन +6। इसका कलर आप याद रखिएगा, इसमें येलो, पर्पल, तो इसका कलर थोड़ा भूला सा हो गया, ग्रीन, ग्रीन। एंड नेक्स्ट, अगर मान लो मैंने COCl3 इंटू 3NH3 लिया, तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बनेगा, CONH3 थ्राइस Cl3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 3 3। ये कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, पहले के वीडियो में आपने सारी चीजों को डिटेल में सीखा है। ऑक्सीडेशन स्टेट लाओगे 0 आएगा, नहीं इस बार भी +3 आएगा, क्योंकि ओवरऑल तो 0 है, ये -3 इक्वल के उधर जाके +3 देगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन 6। कलर, इस बार का कलर आएगा वॉयलेट, ठीक है, थोड़ा कलर अलग थोड़ा सा लगता ही है। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें कैसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर आया, क्या ऑक्सीडेशन नंबर आया और कलर क्या आया, ये बातें तो हो गई। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों से सीखनी है और वो है नंबर ऑफ आयंस कंसीडर करना। तो पहले बच्चों, अगर मान लीजिए मैंने इसको सेपरेट किया, जब मैंने इसको सेपरेट किया तो आप समझ जाएंगे कि 3Cl- निकला और यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज है करके 3 पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो टोटल आयंस कितने आए, तो टोटल आयंस कितने आए हैं, तो आप देख पा रहे हैं 4 आयंस। क्यों 4 आयंस, क्योंकि एक 3 है एनायंस एंड 1 केटायन, ये फर्दर आयनाइज तो होता नहीं है, तो 1 केटायन एंड 3 एनायन, टोटल 4 आयंस आए। अगर आप ये सेकंड कंपाउंड की बात करेंगे तो इसको भी आप ब्रेक करना, नंबर ऑफ आयंस काउंट करना सीखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। दिस इज CONH3 5 Cl 2 Cl-, इसलिए स्फीयर पे क्या चार्ज आ गया, +2। अब बताइए आप नंबर ऑफ आयंस कितने आ रहे हैं, तो 2 एनायंस 1 केटायन, टोटल नंबर ऑफ आयंस आर 3। सिमिलरली यहां के लिए कंसीडर करेंगे तो आप तो समझ ही गए होंगे आप कि भैया ये CONH3 4 Cl2, ये Cl- सेपरेट होगा करके स्फीयर पे प्लस चार्ज आ जाएगा। और आप कंसीडर करेंगे इस पर्टिकुलर केस में 1 एनायन एंड 1 केटायन, नंबर ऑफ टोटल आयंस कितने आए हमारे पास, 2 आयंस आए। इजी, यहां पर कोई केटायन एनायन बन ही नहीं रहा, दैट मींस इस बार आयंस कितने आ गए हैं, तो 0 आयंस आए हैं। तो ये बातें याद रखिए कि आपको वर्नर की थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे काम करना था
कि आपको ऐसा जनरल फॉर्मूला देगा, उसको आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। प्रयास कीजिएगा कि बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का जाए। प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी आपको कंसीडर करने आना चाहिए। तो मैंने पहले बता दिया, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ही क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब ही क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, जो आपको पहले से निकालने आता है। और ये आयंस कितने फॉर्म हो रहे हैं, ये बातें आपको सीखनी थी। तो ये था हमारा वर्नर्स की थ्योरी से, जनरल फॉर्मूले से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना और नंबर ऑफ आयंस की कंसीडर कैलकुलेशन करना, साथ में प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी जो कि ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर ही है के बारे में पता चलने लगेगा। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे ये सारी चीजें और ज्यादा डिटेल में कवर होंगी। तो बच्चों ये एक क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा समय बचाने के लिए क्वेश्चन पहले से लिख रखा है। आप देखिए ये क्वेश्चन अगर आप अंडरस्टैंड कर गए तो जो भी क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं, जेईई में पूछे गए हैं, वो आपसे ऑन फिंगर टिप्स बनने वाला है। ठीक है, तो काफी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आराम से चीजों को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्नर थ्योरी के एप्लीकेशन से बात कर रहे हैं कि कहां इसको एग्जीक्यूट करना है। आपसे बोलते हैं कि डिटरमाइन द प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, नंबर ऑफ आयंस एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म इन द फॉलोइंग कंपाउंड, और ऐसे 5 अलग अलग आपको कंपाउंड दे रखे हैं। ठीक है, मैंने जानबूझ के इतने सारे कंपाउंड दिया कि एक ही बार में आप सारी चीजों को सीख जाओ। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। ओके, तो सॉल्व करने में सबसे पहला काम, आप एक ऐसा टेबल बनाइए, सारा आंसर टेबल के अंदर ही आ जाएगा। पहला तो कंपाउंड, ये उन कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्योंकि यहीं से तो हम लोग को प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी सबका नॉलेज मिलने वाला है। कंपाउंड क्या है, पहला कंपाउंड है बच्चों PdCl2 into 4 टाइम्स ऑफ अमोनिया। जब आप इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे तो आपको पता है अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्गर लिगेंड एज कंपेयर टू फ्लोरीन, और जो पैलेडियम होता है वो कहीं ना कहीं 4 वाला जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है वो ज्यादा स्टेबल, ज्यादा प्रेफर करता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो यही बनेगा भैया, PdNH3 और Cl दोनों के दोनों बाहर। ठीक है, सारे कंपाउंड का पहले मैं बना लेता हूं, उसके बाद एक एक करके हम डील करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास NiCl2 into 6H2O, तो वाटर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन क्लोरीन, तो फिर से कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एज ए लिगेंड की तरह कौन बिहेव करेगा, वाटर। अब आप ये सोचेंगे सर ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि वाटर या अमोनिया क्लोरीन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो ऑर्डर याद रखिए बच्चों, कार्बन डोनर सबसे स्ट्रॉन्ग, देन नाइट्रोजन डोनर, देन ऑक्सीजन डोनर, देन हेलोजन डोनर। वाटर में डोनर, डोनर मतलब जो लोन पे डोनेट करे, कौन है, ऑक्सीजन, वो कहीं ना कहीं हेलोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर ग्रुप है, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। ये आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मेरी सारी बातें वहां क्लियर भी हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट, थर्ड कंपाउंड हमारा क्या था भैया, दैट वाज PtCl4 2HCl। यहाँ ये भी क्लोरीन है डोनर, यहाँ ये भी क्लोरीन ही है डोनर, मतलब आप सीधे सीधे पूरे ही क्लोरीन को ले लो, PtCl6 क्लोरीन ही क्लोरीन तो है ना, तो कोई सब्स्टिट्यूट होकर बाहर जाने का बात ही नहीं बनता। ठीक है, फोर्थ हमारा कंपाउंड था COCl3 4 टाइम्स ऑफ अमोनिया। याद रखिए CO है तो अमोनिया कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कितना मेंटेन करना है, 6। अमोनिया 4 थे, 6 मेंटेन करने के लिए 2 क्लोरीन अंदर लिया गया, 1 क्लोरीन चले गया बाहर। ठीक है बच्चों, एंड द लास्ट वन इज PtCl2 2NH3, तो ये तो Pt 2 टाइम्स ऑफ NH3 और Cl2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कंपाउंड बना। ठीक है, 4 और 6 बेसिकली ये दोनों ज्यादा हमको देखेंगे भी। अच्छा, आप एक काम करता हूं, मैं इन सबको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं, देखते रहिए आप, सारा कहानी, सारे सवालों का जवाब आपको यहीं पे मिल जाएगा। ओके, हाँ जी, ये पहला काम, दूसरा काम हो गया हमारा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक बार रेडी हुआ, तो अब आपको क्या लाना है, अब आपको बच्चों लाना है दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, कैसे मिलेगा सेकेंडरी वैलेंसी, सीधे सीधे सारे के सारे मोनोडेंटेट लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट कर लीजिए, 4 यहाँ के लिए कितना है, 6, यहाँ भी 6, यहाँ पर ये 4 और ये 2, टोटल कितना हो गया 6,
और ये 4 सेकेंडरी वैलेंसी तो आ गई। नेक्स्ट आपको क्या लाना है, तो वो लाना है आपको प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी मींस ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको काउंट करना सिखाया है पहले से, आपको आता भी है सारी चीजें। ये देखिए इसको सेपरेट कीजिए, -2 चार्ज आएगा, स्फीयर पे +2 चार्ज, ये 0, मतलब यहाँ कितना आया +2, यहाँ -2 स्फीयर पे +2 चार्ज और ये 0, फिर से क्या आया +2। यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा +6, क्योंकि स्फीयर का चार्ज क्या है 0, और ये क्या देने वाला है -1 × 6 -6, जो उधर जाके क्या हो गया +6। तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट या प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ गई इस बार +6 आ गई। यहां पे देखता हूं ये -1 स्फीयर पे क्या चार्ज गया +1, ये -2 उधर जाके +1 के साथ +2 बन जाएगा और हो जाएगा +3। इज इट क्लियर? यहां के लिए चेक करेंगे, स्फीयर का चार्ज है 0, ये है -2, उधर जाके हो गया +2, बाकी इसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप 0 ही लेते ही है। तो सबकी प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी आ गया, तो हमने प्राइमरी वैलेंसी ला लिया, सेकेंडरी वैलेंसी ला लिया। अब क्या लाना, नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस, तो डियर स्टूडेंट अभी अभी आपने चीजों को सीखा, इस पे स्प्लिट करेंगे तो 2Cl- मींस 2 एनायंस और एक कॉम्प्लेक्स केटायन बनेगा। तो टोटल कितने आयंस आ रहे हैं, 1 केटायन 2 एनायन, दैट मींस 3 आयंस। यहां कीजिए फिर से 2 एनायंस 1 केटायंस, अगेन कितने आयन 3 आयंस। यहां कोई केटायन एनायन नहीं बन रहा बिकॉज दिस इज अ न्यूट्रल कंपाउंड, तो नंबर ऑफ आयंस 0। यहां की बात कीजिए Cl- 1 एनायन और 1 कॉम्प्लेक्स केटायन, टोटल नंबर ऑफ आयंस 2। यहां के लिए भी नंबर ऑफ आयंस कितने आ गए बच्चों 0, बिकॉज ये न्यूट्रल कंपाउंड है, कोई केटायन एनायन फॉर्म हुआ ही नहीं है, तो नंबर ऑफ आयंस इसकी गिनती में भी कितने आ गए 0। और लास्ट में आपसे पूछा गया नंबर ऑफ AgCl फॉर्म्ड। AgCl फॉर्म्ड भैया, AgCl तो तब फॉर्म करेगा जब Ag का रिएक्शन क्लोरीन के साथ होगा और व्हाइट कलर का AgCl का प्रेसिपिटेट रिमूव होगा। और किस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या स्फीयर के अंदर वाले क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर पाएगा, कभी नहीं, बिकॉज स्फीयर के अंदर वाला क्लोरीन एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर है, लिगेंड है और वो हाईली स्टेबल है। इनफैक्ट ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी तो स्प्लिट करती ही नहीं है ना, जो एनायन बन गया वो बन गया, सॉरी जो केटायन, हाँ जो केटायन बन गया वो बन गया, अब वो फर्दर स्प्लिट नहीं करता। आपको पता है ना कॉम्प्लेक्स आयंस फर्दर आयोनाइजेबल नहीं होते, ठीक है। तो जो भी AgCl के फॉर्मेशन में क्लोरीन यूज होगा वो केवल वही होगा जो स्फीयर के बाहर है, सिंपल आयंस के फॉर्म में है। यहाँ कितने हैं सिंपल आयंस 2 क्लोरीन, दैट मींस यहाँ पर AgCl भी कितना मोल बनेगा 2 मोल AgCl। बहुत आसान है, ठीक है। अब इसका सोच के तुरंत बता दो कितने हैं Cl 2 है, बाहर वाले को देखना, अंदर वाला तो फर्दर आयोनाइज होता ही नहीं है, तो वहां से आप गिनती ही नहीं करने वाले हैं। 2 Cl बाहर है तो 2 मोल AgCl बना सकता है, ठीक है। यहां पर Cl है बट वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, वो रिएक्शन में Ag के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि वो फर्दर आयोनाइज नहीं हो सकते। बाहर कितना Cl है 0, दैट मींस कि यहां पर 0 मोल AgCl बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। इसकी भी बात कीजिए 1 Cl बाहर है और ये 1 Cl ही 1 मोल AgCl जनरेट करवा देगा, ओके 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट। यहाँ भी Cl है बट वो Cl क्या है स्फीयर के अंदर है, स्फीयर के अंदर होने से रिएक्शन नहीं कर पाएगा सिल्वर उसके साथ, और बाहर तो कुछ है ही नहीं Cl, दैट मींस यहाँ भी 0 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो इस एक ही क्वेश्चन में आपने स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना सीखा, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी को जाना, नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे वो जाना, और ये नंबर ऑफ आयंस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज अभी हम पढ़ने वाले हैं जिसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कितने Cl फॉर्म्ड होंगे AgCl प्रेसिपिटेट, वो सारी बातें भी समझ में आई। चलिए आगे और बढ़ेंगे। चलिए ये 2 क्वेश्चन है जो नीट 2017 एंड नीट 2015 में पूछा गया है। देखने में ऐसा बड़ा सा लग रहा है बट मुझे लगता है कि आप लोग खुद से इसको पहले ट्राई कीजिए और राइट ऑप्शन को करेक्ट कीजिए। चलिए बना तो लिए ही होंगे, एक बार ट्राई कर लेते हैं। COCl3 × 6 टाइम्स NH3, चलिए देखिए COCl3 × 6 टाइम NH3 को अगर मैं करूंगा तो इसका प्रोडक्ट कैसा बनेगा स्ट्रक्चर फॉर्म में, ऐसा। आपसे पूछा गया था द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ AgCl फॉर्म्ड, क्या पूछा गया है
AgCl फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर 3Cl बाहर है, इसका मतलब जब आप लोग इसका रिएक्शन, इस प्रोडक्ट का रिएक्शन आप लोग सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराओगे तो आपको भी पता है कि क्या होगा, NO3Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा, यहाँ भी 3 मोल ले लीजिए और कितना AgCl बनेगा, 3 AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट जनरेट होगा और साथ में ये 3 टाइम्स NO3 यहाँ पर लग जाएगा। इस कंपाउंड के साथ अगर आप करने वाले हैं CO Cl3 NH3 का, तो आप यहाँ देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, 5 होने कितने चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब एक Cl आएगा और 2 Cl बाहर जाएंगे। इस बार बिकॉज 2 Cl बाहर है, इसका मतलब आप लोग को 2 मोल्स ऑफ AgNO3 से रिएक्ट करना पड़ेगा और मिलेगा क्या आपका 2 टाइम्स AgCl प्लस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक नए फॉर्म में मिलने वाला है। लास्ट वाले के साथ अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं COCl3 4NH3, तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा की तरह कितना बैलेंस करना है, 6। 4NH3 के आ गए तो A2 आपके किसके आएंगे, क्लोरीन के, 4 and 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बैलेंस, और एक ही क्लोरीन बिकॉज 3 क्लोरीन थे तो 1 क्लोरीन अभी भी बाहर रहेगा और इसका रिएक्शन बिकॉज 1 क्लोरीन है तो 1 मोल AgNO3 से करेंगे और 1 मोल AgCl ही मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो रहा है, इसके साथ 3 मोल, मतलब ये दो ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल, या तो ये या तो ये। अब आपसे पूछा गया है कि इसके साथ कितने मोल आए, 2 मोल्स आए हैं, मतलब ये भी कैंसिल हो गया तो ये राइट हो गया। कितना सिंपल था ये क्वेश्चन, ठीक है, 4 मार्क्स के लिए था, मेंटली कैलकुलेट कर सकते थे आप तो, और मुझे उम्मीद है सबने सही भी किया है। ओके चलिए डियर स्टूडेंट अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसमें आपसे बोल रहे हैं कोबाल्ट 3 क्लोराइड फॉर्म्स सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, पहले ही बोल दिया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेना है, विद अमोनिया, which of the following will not give test for chloride ions with silver nitrate। कौन सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन रिप्रेजेंट नहीं करने वाला, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब ये क्वेश्चन जो 2017 में पूछा गया है वो 2015 की ही क्वेश्चन का अपडेटेड फॉर्म है और नीट में ऐसा हर बार होता है। इनफैक्ट अगर आप लोग अमाइन चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आप पाएंगे कि एक ही क्वेश्चन ना 8 बार पूछा गया है। अब ये क्या कोइंसिडेंस है आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, इसलिए कभी भी मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि कभी भी आप कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम्स के अगर प्रिपरेशन करो या बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पे ध्यान दो। बोर्ड के लिए एक चैप्टर वाइज करके आती है, उसका प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के पेपर होते हैं। आप नीट और जेईई के लिए जा रहे हैं तो उनके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि जब आप पैटर्न को समझेंगे ना तभी आप चीजों को क्रैक करेंगे। पहले एक काम करता हूं इसमें मैं इसका पहले तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना देता हूं मैं। जैसे ही मैंने इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोल दिया था, 6 मेंटेन करना है, 2 Cl बाहर चले गए, 2 Cl बाहर जाने से 2 मोल AgCl तो मिलना ही मिलना है। यहाँ तो बात ही क्लियर हो गई कि यहाँ पर आपको 2 मोल AgCl आएगा। तो ये हमको तो बोला था कौन टेस्ट नहीं देगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके लिए आप तो इसमें क्या हो जा रहा है, इसमें 6 यही हो जा रहा है, 3 Cl बाहर है, 3 Cl बाहर होने से आप ये भी समझ गए कि इस बार तो 3 मोल AgCl मिलने वाले हैं भाई, ये भी AgCl के साथ टेस्ट देगा। इसके लिए आइए, इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना है, 3 अमोनिया था 3 अमोनिया, और ऑक्टाहेड्रल मेंटेन करने के लिए 3 Cl भी हो गया। बाहर एक भी मोल Cl आया क्या, जब एक भी Cl नहीं आया ना तो AgNO3 के साथ आप रिएक्ट करोगे तो Ag किसके साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा, जो बाहर रहेगा उसके साथ ना, अंदर वाले को तो छेड़ भी नहीं सकता। इसीलिए आपसे पूछा गया था नॉट गिव क्लोराइड आयंस, कौन नहीं देगा, तो दैट इज द राइट ऑप्शन इज सी। अगर इसका चेक करना चाहोगे तो इसको आप समझ ही गए होगे अभी तक तो कि इसमें 2 Cl अंदर एक बार, इसमें क्या हो रहा है 1 मोल AgCl, तो यहां से भी फॉर्म होने ही होने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखो नीट में आए हुए 2 क्वेश्चन थे, बड़े ही प्यारे, बड़े ही इजी, ठीक है, दिखते बड़े हैं होते बड़े आसान है। नेक्स्ट और क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे बच्चों, हटा देता हूँ। चलिए डियर स्टूडेंट 2 क्वेश्चन और आ गए हैं, लग रहे होंगे थोड़े से टफ, देखने में टफ लगेंगे बट होंगे बहुत आसान, और आपसे तो डेफिनेटली बनने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं इस बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन एडिंग एक्सेस AgNO3 सॉल्यूशन इनटू, इस पॉइंट को पकड़िए, 0.01 मोल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ PtBr4 into XNH3। मतलब समझिए कि PtBr4
इंटू एक्स टाइम्स ऑफ अमोनिया, इसका रिएक्शन आप करा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ। जब आप करा रहे हैं उस समय आपने सिल्वर नाइट्रेट के कितने मोल्स लिए भैया, तो ये 0.01 मोल लिए गए, है ना। इनके रिएक्शन से कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। अब मुझे उससे मतलब नहीं है क्या बनेगा, मुझे मतलब है प्रेसिपिटेट से। अब प्रेसिपिटेट कितने मोल बन रहे हैं बच्चों, 0.03 मोल ऑफ येलो प्रेसिपिटेट। येलो प्रेसिपिटेट का मतलब AgBr बनेगा, AgBr बनेगा कितने मोल, 0.03 मोल। तो यहां से आप एक बात समझ पाए कि पहले AgNO3 कितने थे, 0.01 थे, 0.01 मोल थे, पर प्रोडक्ट में जब प्रेसिपिटेट करना है, येलो प्रेसिपिटेट बनाना है, उस समय 0.03 था। मतलब आप इमीडिएटली समझ गए कि यहां पर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का। तो 3 Ag के साथ कितने Br बाहर निकले होंगे, तो ये बात भी आप लोग क्लियर कर गए कि 3 Br बाहर जाएंगे। बात समझ में आया। तो अब यहां से फोकस कीजिएगा, 3 AgBr को बाहर करना है अगर, तो ये जो प्रोडक्ट रहा होता, उस प्रोडक्ट में एक 3 Br बाहर रहा होता जो 3 टाइम्स AgNO3 से रिएक्ट किया होता, और उसके साथ यहां पर अमोनिया NH3X है, ठीक। टोटल 4 Br थे, 0.01 0.03। देखते ही मैं समझ गया कि Ag के कितने मोल लेने पड़ेंगे, 3। अब 3 मोल Ag है और 3 टाइम्स करके AgBr निकला, मतलब 3 Br क्या थे, 3 Br क्या थे, बाहर थे। तो 1 Br बस अंदर था, बस 1 Br अंदर था। 4 Br थे, 3 Br बाहर थे, 1 Br अंदर था। और फाइनली जब इसका रिएक्शन हुआ तो ये मुझे क्या देने वाला है, NH3X। Br अभी भी एक अंदर रहेगा, यहाँ आगे 3NO3 जाके इसके साथ जुड़ गए और ये NO3 थ्राइस बना लिया, साथ में 3 मोल्स ऑफ AgBr बाहर निकला है, और इसी कारण तो 0.03 मोल आया ना। क्लियर हुई बातें। अब प्यारे साथियों, आपको कंपाउंड जब बोला नहीं है तो हमेशा की तरह कितने कंपाउंड कैसे मानना है, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। और ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। इसका मतलब अगर 1 Br है तो इस X की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, क्योंकि ये कंपाउंड एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनना था। तो आप समझ गए X की वैल्यू कितनी आनी थी, 5 आनी थी। आसान है। ऐसे क्वेश्चन 2020 IIT मेंस के सितंबर में पूछे गए हैं। तो दिखता बड़ा है, थोड़ा सा न्यूमेरिकली हो जाता है तो हम कंफ्यूज करने लगते हैं खुद को, बट शर्ते आप आसानी से बनाओ। यहां से कोडिंग लगा 0.01 0.03, मतलब इसको 3 टाइम्स करना था, 3 AgBr बाहर करना था। मतलब मैं समझ गया 3 Br को बाहर किया, 1 Br अंदर है, टोटल करने 6 थे। मतलब अगर 1 Br है तो 5 क्या थे, अमोनिया थे। कहानी खत्म। ठीक है, अमोनिया का अमाउंट पूछा था कितना अमोनिया है, तो 5। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स पूछा था, वही अमोनिया का वैल्यू। ओके, ये इस क्वेश्चन में आ जाइए, ये थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और मैं इसको हटा रहा हूं, फिर उस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं इसमें, एन एक्सेस ऑफ AgNO3 is added to 100 मिलीलीटर एंड 0.1 मोलर। वॉल्यूम दिया है बच्चों 100 मिलीलीटर, और 0.01 मोलर मतलब मोलैरिटी दी हुई है 0.01 मोलर। आपको किससे मतलब होता है, आपको नंबर ऑफ मोल से मतलब होता है। और याद रखिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा होगा मोलैरिटी के टर्म्स में, तो वो होता था मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। पर वॉल्यूम किस में लेते थे, वॉल्यूम किस में लेते थे, लीटर में। वॉल्यूम किस में लेते थे, लीटर्स में। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में लिया ना आपने तो वो मिली मोल से देता था, वो क्या देता था, मिली मोल्स। आपको वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में। चलिए मोलारिटी की वैल्यू रखिए, दैट इज 0.01 मोलर इनटू वॉल्यूम किस में है, 100 मिलीलीटर। ये 100 तो रखा, बट हमको मिलीलीटर में नहीं लीटर में लेना है, इसलिए 10⁻³ लीटर कन्वर्ट कर दिया। जब मैंने सॉल्व किया, दिस इज 1/100 इंटू 100 कैंसिल हो गया। फाइनली मुझे कितने मोल्स मिले हैं, तो मुझे 10⁻³ मोल्स मिले हैं, किसके, सिल्वर नाइट्रेट के। ठीक है, AgNO3 के। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 है।
पहला स्टेटमेंट पढ़ा। फिजिकल केमिस्ट्री के कभी भी आप सवाल बनाइए ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री के सवालों में पूरा सवाल एक बार में नहीं पढ़ते, एक लाइन पढ़िए, काम कीजिए, आगे बढ़िए। तो आपको AgNO3 के मोल्स मिल चुके हैं बच्चे, कितने, 10⁻³ मोल्स। अब आगे कहता है सवाल में कि इसका रिएक्शन कराना है। एक काम करता हूं, मैं इसको हटा देता हूं, जगह चाहिए हमें, ठीक है। यहां देखिएगा, इसका रिएक्शन कराना है डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड के साथ। ओके, डाइक्लोरो, दिस इज Cl2, टेट्रा एक्वा H2O4, कौन है बीच में, क्रोमियम। क्रोमियम में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आना चाहिए, 3। इसका मतलब 2 तो यहां है, एक ही क्लोरीन बाहर रहेगा, ताकि ये -1 यहां पर +1 आ जाए और इसका -2 उधर जाके इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 जनरेट करे। तो ये है कंपाउंड। इसका रिएक्शन आप AgNO3 के साथ करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं, AgNO3 के साथ। क्या बनेगा, तो सिंपल सी बात है, एक Ag है और बाहर एक ही Cl है, मतलब AgCl का एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बाहर चले गया 1 मोल। ओके, और फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या दे रहा है डियर स्टूडेंट, H2O4 Cl2, यहां पर NO3 आके अटैच कर जाएगा। मतलब कहने का क्या अर्थ है कि AgCl के कितने मोल्स थे पहले, AgCl के कितने मोल्स थे, सॉरी AgNO3 के कितने मोल्स थे, 10⁻³ मोल्स थे, और 1 मोल होने से उतने ही मोल तो AgCl बने ना। जितना सिल्वर नाइट्रेट के मोल रहेंगे उतना ही मोल तो आपको AgCl के भी बनाने हैं। तो आप सीधे सीधे समझ गए कि आपसे पूछा गया था द नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl जो रहेगा वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 के। और AgNO3 के कितने मोल्स आए हैं बच्चों, तो 10⁻³ मोल्स आए हैं। तो फाइनली AgCl के भी कितने मोल्स आ जाएंगे, 10⁻³ दैट मींस ऑप्शन में तो पहले से ही मेंशन है। तो ये नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। लग रहा है बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल, बट आप प्रोसेस के अकॉर्डिंग आराम से जाइए, सारे सवाल बनेंगे। तो ये तो वर्नर थ्योरी से रिलेटेड न्यूमेरिकल पार्ट। अब मैं वर्नर थ्योरी से रिलेटेड नंबर ऑफ आयंस हम लोग काउंट कर पाते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, कितने आयंस आएंगे, एक एनायन एक केटायन, टोटल 2 आयंस आएंगे। उनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, मैं उसको डिस्कस करवा देता हूँ, जिससे क्वेश्चन जेईई में भी बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। चलिए, तो चलिए डियर स्टूडेंट, एक एप्लीकेशन पे बात कर लिया जाए, ठीक है। तो नोट करके आप इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे। और पहला एप्लीकेशन, इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, और वो आप याद रखिए कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ आयंस के, नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। मतलब किसी सॉल्यूशन में, चाहे वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही क्यों ना हो, नंबर ऑफ आयंस जिसमें जितने ज्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू भी उतनी हाई होगी। एक और पॉइंट आप ऐसे ही याद रख लीजिए कि जो फ्रीजिंग पॉइंट तो समझ रहे हैं, लाइक वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, वो नंबर ऑफ आयंस की इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ये भी याद रखिएगा, वो नंबर ऑफ आयंस के क्या रहेगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल रहेगा। तो मैं अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे दे रहा हूं, COCl3 इंटू 6NH3, फिर मैं आपसे बोल रहा हूं COCl3 इंटू 5NH3, और हम आपसे कह रहे हैं COCl3 इंटू 4NH3। आपको बताना इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर और फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए कि इसको आप स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। 6 अमोनिया है, मतलब तीनों क्लोरीन बाहर, यहां पर क्या होने वाला है, CO NH3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एक Cl अंदर आएगा और 2 Cl बाहर हो जाएंगे, है ना। और यहां की बात करेंगे तो यहां पर 4 अमोनिया अंदर है, तो 2 Cl और 1 Cl बाहर। हमको कैसे चेक करना, नंबर ऑफ आयंस। डियर स्टूडेंट, इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने आएंगे, 3 एनायंस 1 केटायन, टोटल 4 आयंस। यहां नंबर ऑफ आयंस कितने आएंगे, 2 Cl माइनस मींस 2 एनायंस और 1 केटायन, टोटल 3 आयंस। और अगर बात की जाएगी इसकी, तो 1 एनायन 1 केटायन, टोटल 2 आयंस आ गए। आपसे अगर बात की जाएगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, किसकी बात की गई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी EC,
शॉर्टकट में लिख दिया हूं, इलेक्शन कमीशन मत पढ़ देना, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर मैं उसका ऑर्डर पूछूं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका है, तो आप इमीडिएटली बोलेंगे सर जिसके नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हायर होगी। बट यही चीज अगर मैं रिवर्स कर दिया, मैंने आपसे डिमांड कर दिया फ्रीजिंग पॉइंट बताइए किसका ज्यादा किसका कम, तो आप समझ गए कि फ्रीजिंग पॉइंट नंबर ऑफ आयंस की इनवर्स प्रोपोर्शनल है। दैट मींस कि जिसमें नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा है फ्रीजिंग पॉइंट उसका उतना कम होगा। तो ये वाला पॉइंट भी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। याद रखना कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और फ्रीजिंग पॉइंट आप नंबर ऑफ आयंस से डिसाइड करेंगे, और नंबर ऑफ आयंस आप कैसे कंसीडर करते हैं ये बात आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना के समझ सकते हैं। एक आध क्वेश्चन करवाता हूं मैं, सारी चीजें ठीक से क्लियर रहेंगी। चलिए तो ये दो क्वेश्चन और ले लिए हैं। ये क्वेश्चन तो ऐसे मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन भी है। आप लोग सोच रहे होंगे जेई के क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि जेई में एडवांस में ऐसे एक बार क्वेश्चन पूछे गया और वो भी क्वेश्चन क्या था ना, 2-3 क्वेश्चन एक साथ मिला हुआ था, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को कंसिडर नहीं किया है। नीट में बार बार पूछा गया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ही बोल दिया था नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वार्नर थ्योरी नीट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एकेडमिक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये आपके एकेडमिक्स, नीट, जेई सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वो जेईस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस और एडवांस के लिए, और एडवांस खासकर। तो मैंने सारी बातें बता दी कौन कहाँ पूछा जाएगा भाई। तो ऐसा नहीं समझना सर नीट ही नीट आ रहा है, जेई क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी देखो which of the following will exhibit maximum ionic conductivity, भैया आयनिक कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक ही बात है, ठीक है। कैसे चेक करना, नंबर ऑफ आयंस से चेक करना। यहां पर आप देखिए इसको जब आप स्प्लिट करेंगे तो k पे प्लस आ जाएगा, ऐसे 4k प्लस है, और FeCN6 पे क्या चार्ज आएगा -4। तो माय डियर स्टूडेंट इस बार नंबर ऑफ आयंस कितने आ रहे हैं, 4k आयन, 1 एनायन, टोटल 5 आयंस। इस केस में कितने आ गए, 5 आयंस आ गए। यहां पर अगर आप इसको स्प्लिट करेंगे तो आप पाएंगे CONH3 6 आएगा और 3Cl माइनस हो जाएगा। 3Cl माइनस के कारण यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, +3। इस बार नंबर ऑफ आयंस 3 एनायंस, 1 केटायन, टोटल कितने, तो 4 आयंस आ गए। ओके, नेक्स्ट इसकी बारी, इसको आप स्प्लिट कर रहे हैं, दिस इज CONH3 4, Cl पे 2 है तो यहाँ +2 चार्ज। अब अगर आप चेक करेंगे कितने आयंस हैं, 1 केटायन, 2 एनायन, देयर आर 3 आयंस। इसकी बारी, कोई केटायन एनायन नहीं है, 0 आयंस। आप सबको पता है, क्या पता है कि जो आयनिक कंडक्टिविटी है या जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ये सब जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ आयंस की क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। तो नंबर ऑफ आयंस भी जिसमें मैक्सिमम है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या आयनिक कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगी। दैट मींस आवर आंसर इज ए। नीट में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहां आ जाते हैं, ये एनसीईआरटी का आपका 9.28 वाला क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में बैक एक्सरसाइज में है, ऐसा क्वेश्चन था, हमने जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, तो मैं करवा भी दे रहा हूँ। कि यहाँ देखिए बच्चों, इसको जब हम स्प्लिट करेंगे तो ये कैसे टूटेगा, NH3 6, Cl पे क्या चार्ज आएगा, -2Cl, तो यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, +2। आपसे पूछा गया नंबर ऑफ आयंस, तो आप साफ साफ देख पा रहे हो, 2 एनायंस एंड 1 केटायंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस आर 3। तो ये था हमारा वार्नर्स थ्योरी, जिसमें हमने जाना कि प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी नॉन आयनाइजेबल होती है, प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है, प्राइमरी को ज्योमेट्री से लेना देना नहीं है, सेकेंडरी डिसाइड करेगी ज्योमेट्री और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को। तो ये सारी बातें थी, रिलेटेड एग्जांपल, न्यूमेरिकल्स, सारी चीज़ों को हमने कवर किया। और डिफरेंट सोर्स, देखिए एक वीडियो में एनसीईआरटी में आए हुए क्वेश्चन, बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन, आपके जेई नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, सब कुछ इंक्लूड करता हूँ, तो मेहनत तो लगती है, ठीक है। तो इस मेहनत को थोड़ा आप लोग भी समझिए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट वाज आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उसके मैं एक से एक यूनिट ट्रिक बताऊंगा, ताकि डायरेक्ट आपसे वो क्वेश्चन बनने चाहिए, बिना पेन उठाए भी आप उसको बनाने में कैपेबल हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हैव अ ग्रेट डे।